11 जनवरी। उनके बढ़ते कदम बेख्तियार थम गए थे। एक तंगो तारीख गली में एक मकान की ओट में खड़े सुल्तान सफ्दर और ज़ुखरूफ वक़ार को अपने दाएं और बाएं दोनों अतराफ से कदमों की चाप सुनाई दी। एक लम्हे के लिए सुल्तान को खौफ आया था। उससे होश पड़ते लबों पर जुबान फेरी, गर्दन मोड़कर ज़ुखरूफ को खामोश रहने को कहा। उल्टे कदम पीछे लेने लगा। ज़ुखरूफ उसी की तरह उल्टे कदम पीछे हो रही थी। आवाज़ें करीब आती जा रही थीं। सुल्तान उनकी ज़ुबान समझ सकता था, ज़ुखरूफ नहीं। वो खौफ समझ रहा था और खौफ वो भी समझ सकती थी। उसकी भला कोई ज़ुबान होती है क्या? तुम उस दीवार की ओट में खड़ी रहना, मैं यहाँ रुकूंगा। उससे ज़ुखरूफ के सामने रुककर धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया। यहाँ से हिलना मत, आवाज मत करना। मैं उनका ध्यान बटाकर वापस आ रहा हूँ। ओके? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं वापस आ रहा हूँ जी, बस 5 मिनट। वो पलकें झपकाकर उसे तसल्ली देते हुए दीवार के साथ लगते हुए आगे बढ़ने लगा। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, कोई आ जाए तो मुझे आवाज देना। जरा से फासले पर रुककर तनपीद दोहराई। सुखरू उसे जाते हुए देखती रही। वो काफी आगे जा चुका था। सुखरू हरासा नजरों से अपने आसपास देखती रही। उसी पल उसे कदमों की चाप महसूस हुई। उससे बेख्तियार अपनी पुश्त दीवार से जोड़ ली। चाप नजदीक आती चली गई। जुफरू ने जो ही अपनी दाईं तरफ देखा, उससे अपने होसान अता होते महसूस हुए। दो मर्द बाकायदा मुस्कुराते हुए उसे तक रहे थे। उनके हाथों में पिस्टल थी। उससे सुल्तान की तरफ देखना चाहा, मगर वो आगे निकल गया था। वो उसके बचाव के सामान पैदा कर रहा था, इस बात से बेखबर के खतरे उसके गिर्द मंडलाने लगे थे। बहुत हो गई सैर वकील साहबा, वापसी के बारे में क्या ख्याल है? उनमें से एक ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ना चाहा, मगर उसका हाथ हवा में मौलिक रह गया। किसी ने हाथों में थामी दोनों ईंटें उनके सरों पे दे मारी थी। वो तेवरा कर गिरे। नौवारत ने उन्हें मौका दिए बगैर झुककर पिस्तौल के दस्ते से वार किया। दूसरा आदमी उठकर मजम्मत करता कि ज़ुखरूफ ने तेजी से गिरी ईंट उसके चेहरे पर दे मारी। नौवारत दीवाना वार उन्हें पीट रहा था। उसके हाथ और उसका जिस्म जैसे इन सब कामों का आदी हो। अंधेरी गली में वाहिद रोशनी नौवारिद और ज़ुखरूफ की सुरमाई आंखों की थी। ज़ुखरूफ की पेशरफ्त पे जबल मुस्कुराया था। चंद एक मजीद वार के बाद फिर उससे उन दोनों के मुंह पे टेप मारी और एक रस्सी ज़ुखरूफ की तरफ उछाली। वो जख्मी कलाई वाली लड़की हर शय की परवाह किए बगैर नीचे बैठी और उनके पैर बांधे। फिर हाथ उनके मुंह से अब महज गूं गां की आवाज़ से निकल रही थी। जबल कंधों से पकड़कर उन्हें बर्फ पे घसीट रहा था। वो चंद पल उसे देखती रही, फिर उसने भी ताकत मुजतमा की और दूसरे आदमी को घसीटने लगी। वो तनोमंद लोग थे। सुफरुख दो जिंदगियों में भी उन्हें इस तरह घसीट कर एक तरफ नहीं कर सकती थी, वो भी चली हुई कलाई के साथ। जबल अजलाल खान ने एक आदमी को टिकाने लगाया और वापस उसकी तरफ मुड़ा। वो दूसरे आदमी को बामुश्किल चंद कदम घसीट सकी थी। मैं मदद करूँ हाथून? दिल फरेब लहजे में ऑफर दी। मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल। वो पुरसुकून अंदाज से कहते हुए आगे आया और आदमी को दोनों टांगों से पकड़ा। आप कर सकती हैं, लेकिन जिस रफ्तार से कर रही हैं, 2 से 3 दिन लग जाएंगे। वो अब उससे बर्फ पे घसीटने लगा। सुफरू उसे देखती रही। उन दोनों को एक दीवार के साथ छोड़कर वो वापस सुखरुख तक आया। अभी वो उससे कुछ कह पाती कि सामने से किसी ने फायर खोला था। जबल ने बिजली की सी तेजी से सुखरुख का पासू पकड़कर उससे एक तरफ किया। लम्हों का खेल था। सुखरुख जहाँ थी वहीं थम गई। उन दोनों को छोड़कर गली के इख्तिताम की तरफ आओ तो सुल्तान फायर की आवाज़ सुनकर मुंजमद रह गया। उसका दिल बेख्तियार हलक में आया था। मुड़कर देखने की कोशिश की, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसे जल्द अज जल्द उस सुखरुख तक जाना था। दीवार के साथ लगकर वो वापस उसी तरफ जाने लगा जहां से वो आया था। दूसरी तरफ जबल उसका हाथ पकड़े गली में अंधाधुंध भाग रहा था। उसके पीछे एक आदमी था और उसके हाथ में पिस्तौल थी। अंधेरे में उससे जबल खान को देखा नहीं था, वरना कम से कम पिस्तौल तानने की जरूरत न करता। गली की वजह से वो रुक गए। सुखरू का सांस पूरी तरह फूल गया था। जबल जैसे इस काम का आदी हो रहा हो। उससे दाएं बाएं देखा। उनके पीछे आने वाला आदमी अब नजर नहीं आ रहा था। उससे निगाहें उठाकर सामने की तरफ देखा। जरा से फासले पे काफी लोग खड़े थे। जबल बगैर सुखरूफ की तरफ देखे उसका हाथ पकड़े दाईं तरफ वाली इमारत में दाखिल हुआ। उसके अंदर आते ही वहां मौजूद लोग जैसे हर कोई हैरान हो गया हो। वहां कई औरतें थीं। जबल को देखकर उन्हें सरों पे दुपट्टे दुरुस्त किए। किसी ने बेख्तियार मुंह पे हाथ रखा। वो गालबन कोई सिलाई सेंटर था। छोटी कुर्सी पे बैठी औरतों के आगे लंबे तख्ते पे लातादार सिलाई मशीनें रखी थीं। घर घर की आवाज़ें उन दोनों के अंदर आते ही रुक गई थीं। जबल ने धीरे से उसके हाथ पे गिरफ्त छोड़ दी
और उर्दू की तरफ देखकर कहना शुरू किया। तसल्ली रखें, परेशान मत हो प्लीज़। स्पष्ट में बोला। ये हमारे मेहमान हैं, हमें थोड़ी देर के लिए पनाह चाहिए। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे उर्दू के चेहरे पे इत्मीनान उतरते देखा। आप अपना काम जारी रखें, मैडम किधर है? रसान से कहते हुए उसे सलाई घर की मालकिन के मुतालिक सवाल किया। जबलहान तुम, सब हैरियत तो है? सहन की दाईं तरफ बने एक कमरे से की उधेड़ उम्र औरत निकल कर बाहर आई। जबल आगे बढ़ाया, मुख्तसर अल्फाज से उन्हें सारी रवादात कह सुनाई। अब वो उन दोनों को अपने साथ दिए सहन की एक तरफ बने हुए सीनों से चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे सुल्तान के पास जाना है। वो जबल के कान के पास रुकी। सुल्तान के पास जाना आपकी नानी के घर जाने जैसा होता तो ज़रूर, लेकिन इस वक्त आप नहीं जा सकती। तुम ये ड्रामेबाजी बंद करो जबल। शराफत से मुझे वहीं छोड़ कर आओ जहां से लाए थे। वो अब की बुलंद आवाज से बोली। खैर, शराफत और मैं तो दो अलग अलग किस्से हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको वहां नहीं ले जाकर जा सकता। वो सीढ़ी की बस पे खड़ी सुखरूफ के करीब आया और उससे बाजू से खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगा। नरमी उसे रात से ही थी शायद। तुम्हें अगर लगता है कि तुम इस तरह मुझे मैनिपुलेट कर सकते हो तो तुम गलत हो। अगर 2 मिनट के अंदर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चीख चीख कर सारी औरतों को इकट्ठा कर लूंगी। वो उसके साथ खड़ी दबा दबा गुर्रा रही थी। मैडम अलबत्ता छत की तरफ जाने वाले दरवाजे में मुख्तलिफ चाबियां लगा रही थी। मसलन क्या बताएंगी आप उन्हें? यही कि तुम एक नंबर की घटिया और जलील आदमी हो। तुम एक किडनैपर हो और हमें हब्स पे बेचा में रखा हुआ था। तुम सिर्फ अपना फायदा सोचते हो। जबल ने गर्दन फेरकर अपने साथ खड़ी लड़की को देखा। उसकी आंखों में ताज्जुब था। किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है खातून, बाहुदा मैं उस पे हिक्ते इज्जत का दावा करूंगा। मेरा सबर मत आजमाओ जबल अजलाल खान। वो चबा चबा कर बोली। दरवाजा खुल गया। मैडम ने अंदर अंदर आने का इशारा किया। इतने दिनों से ये काम आप कर रही थी, 5 मिनट के लिए मैंने किया तो दिल मिलाने लगी। वो यूं ही उसे बाजू से खींचे ऊपर ले आया। जबल अब उसकी तरफ देखे बगैर मैडम से कुछ कह रहा था। बस बात में सही लाने लगी। फिर उन्हें जबल से खाने पीने के बारे में कुछ पूछा। वो शाइस्तगी से इनकार कर गया। सुखरूफ ने कई बार अपना बाजू से गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा, मगर बेसुध। मजीद चंद बातों के बाद मैडम नीचे की तरफ चली गई। सुखरूफ ने एक बार फिर ताला लगने की आवाज़ सुनी। उससे अपना दिल रुकता महसूस हुआ। आंखों में खौफ आन ठहरा। मुझे यहाँ से जाना है जबल, और मेरी बात को मजाक में लेना बंद करो तुम। वो गहरी सांस भरकर उसे देख कर रह गया। साथ बाजू पे गिरफ्त छोड़ दी। मुझे यहाँ रहकर आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का कोई शौक नहीं है खातून। बाहर इस वक्त बहराम के लोग हैं। 2 बार आपकी जान बचा चुका हूँ, तीसरी बार की कोई गारंटी नहीं है। आपको तो खैर से खुद पे बंदूकें चलवाने का बहुत शौक रहा है, लेकिन मैं मर के सारे जावरगढ़ को यतीम नहीं कर सकता। संजीदगी से कहते हुए वो एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और जमाई ली। उसकी आंखों में नींद वाजिया थी। कुछ देर इंतजार कर लें, बाहिफाजत छोड़ कर आऊंगा। मुझे तुम पे टके का इतबार नहीं है। वो तनफुर से बोली। जैसे मैं तो अपनी वसीयत में आपको अपनी जायदाद के मामलात दे जाऊंगा। वो उसी के अंदाज से बोला। फिर आंखें मूंदी। अब आप थोड़ी देर खामोश रहें, मैं सोना चाहता हूँ। मुझे सुल्तान के पास जाना है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? वो पैर पटक कर चाहिए। उगे जाएं, लेकिन जाने से पहले छत की दीवारों से गलियों का जायजा ले लें। फिर अगर मजीद ख्वार होने का शौक हो तो मुझे इतला दे दें, पूरा कर दूंगा। वो यूं ही बंद आंखों के साथ बड़बड़ाया। सुखरूख ने आसपास से गायें दड़ाई। उससे एक छोटा सा स्टूल नजर आया। वो उसे उठा कर ले आई और अगले ही लम्हे वो उस पर चढ़कर खड़ी थी। ट्रिपल स्टोरी घर की छत से दूर दूर तक वासिया नज़ारा दिखाई देता था, और जहाँ जहाँ उसकी निगाह जा रही थी वहाँ लोग खड़े थे, टहल रहे थे। उसे सुल्तान कहीं नजर नहीं आया। सुखरूख की छत की दीवारों पे जमे हुए हाथ ठंडे पड़ने लगे। आधे घंटे की बात है, ये लोग चले जाएंगे। इस वक्त उनको हमारी यहाँ मौजूदगी का शक है। अगर आप उसे यकीन में ना बदलें तो सिर्फ 15 मिनट की बात भी हो सकती है। वो उसकी पुश को देखते हुए धीमी आवाज से कह रहा था। कई लम्हे उससे कोई जवाब नहीं दिया। सुल्तान के लिए परेशान हो रही हैं? नहीं, तुम्हारे जावरगढ़ के लिए गम में घुली जा रही हूँ। वो रोंदे हुए लहजे में तेजी से बोली। उसके लिए मैं हूँ, आप फिक्र ना करें, कमज़ोर पड़ जाएंगी। कमाल इत्मीनान था। वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारे लोग उसे ले गए होंगे। वो उसकी पिछली बात पे लानत भेजते हुए बोली। अगर ये मेरे लोग होते तो मैं यहाँ पनाह गज़ीन ना होता, और अगर वो सुल्तान को ले गए होते तो इस वक्त यहाँ ना होते। घाक आदमी है वो, उसके लिए परेशान ना हो।
संजीदगी से कहते हुए उससे निगाहें हटा ली। अब नीचे आ जाए और थोड़ी देर मुझे भी सुकून की सांस लेने दे। मैं जब तक उससे देख नहीं लूँ मुझे सुकून नहीं आएगा। जबल को उन अल्फाज से बहुत कुछ याद आया था, मगर ये किस्सा फिर सही। वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही और फिर जब उसकी वाकई किसी गली के तदाम पे दीवानावार यहाँ से भागते सुल्तान पे निगाह पड़ी, तब वो हट गई। वो जिंदा था, यही काफ़ी था, यही धाड़ थी। वो नीचे उतर आई और जबल की दाईं तरफ दीवार से टेक लगा कर बैठ गई। कोई आधा घंटा वो आंखें मूंद कर सोता रहा। शायद उससे वाकई नींद की जरूरत थी। उसकी आवाज़ किसी के सिसकी लेने की आवाज़ से खुली थी। हाथ बेख्तियार पिस्तौल तक गया, फिर वो ठहरी हूँ। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर अपने सामने बैठी लड़की को बेआवाज रोते हुए देखा। उससे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र न करें। उसकी आवाज़ नींद के खुमार में डूबी थी। तुम्हारे लोग उससे गोली भी चला सकते हैं। वो मुझे ढूंढ रहा होगा। मैंने मुरीद को उसकी लोकेशन दे रखी है। वो लोगों को उससे दूर रखेगा। यकीन नहीं आता तो आकर ये देख लें। उससे अपना मोबाइल उसके आगे किया। वहाँ मुरीद के चंद मैसेजेस से वो जल्दी जल्दी उन तमाम मैसेजेस को पढ़ने लग गई और आखिर तक जाते जाते उससे कुछ तसल्ली हुई थी। जबल और मुरीद के दरमियान सुल्तान के मुतल्लिक बात हो रही थी। मुझे अगर कुछ बुरा ही करना होता तो आपको वहां से बचा कर न लाता। यकीन करें, मुझे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं, लेकिन मैं बाहिफाजत आपको और सुल्तान को वंडरलैंड ले जाऊंगा, क्योंकि आप दोनों मेरी टीम हैं। ज़ुखरूफ ने लब काटते हुए मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। आधे घंटे पीछे का सफ़र करूं और वापस उस गली में आऊं तो सुल्तान यकटक उस जगह को देख रहा था जहां वो आखिरी बार सुफरुख को छोड़कर गया था। हाथों से जिंदगी निकल जाना क्या होता है, उससे पहली बार मालूम हुआ था। वो टुकर टुकर उस दीवार और फर्श को देख रहा था। वो वहां नहीं थी। उससे बेख्तियार अपने दिल पे हाथ रखा। कोई कमी, कोई कल था जो वहां महसूस हुआ था। घुटनों के बल झुककर उससे चंद गहरी सांसें ली, फिर सीधा हुआ। उससे खुद को अंधाधुंध गलियों में भागते हुए देखा। वो नहीं मिली। वो कहीं नहीं थी। उसका कोई निशान नहीं था। गली के एक कोने में बंधे पड़े लोगों के मुंह पे मुक्के उलाते मारते हुए वो सिर्फ एक सवाल कर रहा था, कहाँ है वो? मेरी सुखरूफ कहाँ है? कोई जवाब न पाकर वो मैदान में आ गया। उससे मालूम नहीं हुआ कब, मगर उसकी आंखें बरसने लगी नहीं। उससे हाथ लगा कर देखा तो उसका चेहरा गीला था। ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफ तो पहली बार हुई थी। आज से पहले तो वो किसी चीज़ के दूर जाने पे इतना बेबस नहीं हुआ था। वहाँ बैठे बैठे उसे ख्याल आया कि वो औरत अपनी गुमशुदगी के आधे घंटे में उसकी हालत ऐसी कर सकती थी। वो उसके बगैर आधी सदी कैसे गुजार सकता था। फैसला हो जाने वाला लम्हा था। फैसला हो गया था। वो थी तो सब था। वो नहीं तो कुछ नहीं। वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। वो उससे ढूंढेगा और साथ रखेगा हमेशा। आपको एक मशवरा दूं? दीवार से टेक लगाए सुखरू को देखते हो मुखलिसाना अंदाज से बोला, जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से बाहर निकलकर आप वाकई शादी करने वाली हैं तो सुल्तान से कीजिएगा। उससे भी इजाजत की जरूरत नहीं थी। सुखरूफ ने थक कर उसे देखा। हमारे किडनैपर, हमें टॉर्चर करने वाले जेलर के बाद अब तुम रिलेशनशिप काउंसलर भी बनोगे? मैंने आपसे कहा था, आप मेरी सलाहियतों से वाकिफ नहीं हैं। कंधे उचकाए। वो अच्छा आदमी है। अपने से जुड़े रिश्तों की उसे बहुत कदर है। उसके अंदर कुछ बुराइयां हैं, लेकिन एक परफेक्ट इंसान किसी को भी नहीं मिलता। वो बुराइयां ऐसी नहीं हैं कि उनके साथ जिंदगी ना गुजारी जा सके, इसलिए वो बेहतर आदमी है। और तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वो जबल को देख रही थी और जबल उसे। वो उन नजरों के तकद्दुस से बेखबर रही। चंद लम्हे बाद वो बेहद आहिस्ते से बोला। क्योंकि मैं आपके लिए आसानियां करना चाहता हूँ। एक एक लफ्ज उसके चेहरे को देखकर अदा किया। सुखरू ने चेहरा फेर लिया। वो नहीं फेर सका। चंद मिनट उन दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर बहुत देर बाद सुखरूफ ने उससे मुखातिब किया, तुम ये सब करके खुश हो? जो चाहते थे तुम्हें मिल गया। तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ हो, हमारे साथ बुरा करने का हक नहीं था तुम्हें। जबल ने गहरी सांस ली, सर दीवार से टिका दिया और गर्दन उठाकर आसमान को देखने लगा। हाँ, मैं और मेरा प्लान गलत था। खिलाफ तवक्का उससे एतराफ़ किया। किसी के कसूर की सजा उसके खानदान को देना या फिर किसी से जबरदस्ती अपनी मदद करवाने को कहना बहुत गलत था। किसी को कैद करना, टॉर्चर करना सब गलत था। जुफरू ने गर्दन तिरछी करके उससे देखा। मुझे लगता था सही काम को गलत करके अपना हक ले लेंगे, लेकिन मैं गलत था। दुनिया के रूल्स और रेगुलेशन बहुत पहले बन चुके थे। गलत गलत है। मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। तुम यही डिजर्व करते थे। तुम मजीद भुगतोगे। वो तनफ्फुर से बोली।
मेरा भाई मेरे खिलाफ है। मेरे दोनों भाइयों को गोली लगी है। मेरा आधा गाँव मेरे ताक़ुब में है। मैंने क्या-क्या खोया है, उसका अंदाज़ा किसी को नहीं। ये अल्फाज कहते हुए उसे ज़ुखरुफ़ का चेहरा बेख्तियार देखा था। मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है और वापसी में कुछ नहीं मिला। गलत, वाक़ई गलत था। लेकिन वक़्त को रिवर्स करके सब फिक्स कर देना इंसान के बस में नहीं होता। ज़ुखरुफ़ चुप रही। वो अपनी गलती मान रहा था, तो वो उससे और क्या कहती। अगले कई लम्हे वो दोनों चुपचाप एक दूसरे से नसें चुराए हुए बैठे रहे। मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ हातून। अपनी गलती तस्लीम कर चुका हूँ और मैं आपसे हर शय की माफ़ी माँगता हूँ। वो जवाबन खामोश रही। आपने मुझे 3 मुक्के मारे हैं और 2 थप्पड़। माफ़ी माँगेगी तो माफ़ कर दूँगा। वो हँस पड़ी। उससे जबल के संजीदा चेहरे को देखा और एक बार फिर हँस पड़ी और फिर हँसती चली गई। चेहरे पे हाथ रखे कभी गर्दन पीछे फेंके वो हँसती दी गई। जबल के सपाट तासुरात में दरार पड़ी और वो मुस्कुराया। तुम्हें थप्पड़ और मुक्कों की तादाद भी याद है? वो उसी तरह हँसने के दरमियान बोली। किसी मर्द से पड़े होते तो भूल जाता। औरत ने मारे हैं, अब सारी ज़िंदगी याद रहेंगे। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तुम यही डिज़र्व करते थे। बिल्कुल, मैं यही डिज़र्व करता था। सर तस्लीम में खम हुआ। अनाव वारी गई। कुछ लोगों के लिए इंसान ये सब कर ही देता है। अगली कई सादे वो हंसती रही। जबल की समातों में उसके कह के मतलब मौसीकी बनकर उतरे। उसकी रूह में ये आवाज़ खसा की मानन उतरी। कई लम्हे बाद वो हंसना बंद कर चुकी थी। गहरी सांस भरते वो अब उठ खड़ा हुआ और छत से बाहर देखने लगा। गलियां खाली नजर आ रही थीं। एक गली छोड़कर उसे सुल्तान दिखाई दिया। वो ज़ाहिर है किसी पे तशद्दुद करता दिखाई दे रहा था। करीब से जाकर देखूं तो उसका हाथ में एक मोटा पत्थर था, जिससे वो आदमी के मुंह में डाल रहा था और साथ थपड़ों से उसके कान को सुन कर रहा था। उसकी आंखों में कोई ठंडा तासुर था। आदमी बेसुध होने लगा था जब सुल्तान ने उसके मुंह पे बूट से ठोकर मारी। नीचे गिरा अपना बैग उठाया और आदमी पे एक भी निगाहें गलत डाले बगैर आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ गलियों के कई चक्कर काटकर चौड़ी लंबी गली में आओ तो जबल और सुखरूख एक साथ चल रहे थे। चंद लम्हे बाद जबल उससे फासले पर चलने लगा। सुखरूख उसके पीछे थी। बर्फ से अटी सड़कें और घरों के बंद दरवाजों से यूं लगता था जैसे कई बरसों तक यहाँ कोई भी आया ही ना हो। सुखरूख को चलते चलते एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा हो। जैसे कई बार उससे वहम समझकर सर झटका और अचानक ही जब किसी ने उसकी जख्मी कलाई पकड़कर उससे अपनी तरफ खींचा। सुखरू वकार ने उसी तेजी से मुट्ठी में दबा नन्हा सा कांच उसके कंधे में घुसा दिया। ताकुबकार तो ताकुबकार। जरा से फांसी पे खड़ा जबल भी दम बखुद रह गया। आदमी कराहा मगर उससे सीधा होकर वार करना चाहा कि सुखरू ने एक और कांच का टुकड़ा उसके बाजू में घुसा दिया। वो कहीं से एक वेल मैनर्ड एलीट क्लास और काबिल वकील नहीं लग रही थी। वो इस वक्त किसी जंगली से ज़्यादा जंगली थी। वो उसके मुंह माथे और सर पे मारती गई, यहाँ तक कि उसके चेहरे से खून के छींटे उड़ते हुए उसके चेहरे पे लगे। जबल ने बाकायदा गर्दन झुकाकर अपनी हंसी बर्दाश्त की थी। वो बेहद महसूस हुआ था। वो जब तक उससे करीब आया आदमी अधमुआ हो चुका था। उसके सीने पे एक आखिरी लात मारते हुए वो हटी और अपने सामने खड़े जबल को देखा। वो शॉल का एक पल्लू उसकी तरफ बढ़ाए हुए था। सुखरू ने चुपचाप आगे बढ़कर पल्लू से चेहरा साफ किया। मिट्टी के दागों के साथ अब वहाँ खून के कतरे भी थे। वो सुखरू फकार की एक नई साइड से मुतारिफ हो रहा था। बिखरे बाल, सुर्ख चेहरा और आंखों में झलकता गुस्सा। पिस्तौल मुझे दे दे, भारी है, आपके हाथ थक जाएंगे। सुखरू चुभती हुई आंखों से उसे देखती रही। वो भी उससे ही लग रहा था। एन उसी लम्हे उससे पिस्तौल वाला हाथ तेजी से ऊपर किया और जबल के चेहरे पे एक सरप मारनी चाहिए, मगर वो तैयार था। अपने चेहरे तक आने से पहले वो उसका हाथ पकड़ चुका था। पहले 3 मुक्कों और 2 थप्पड़ों की माफ़ी तो माँग ले हातून। क्यों अपने अपने खाते में हिसाब बढ़ा रही हैं? वही बेलचक अंदाज। सुखरू पल खा करेगी। जबल ने उसकी कलाई छोड़ दी। ताकत आज़माई का शो खत्म हो गया हो, तो अब चलें? उसे सांस से हम मार गई और गहरी सांस भर करेगी। उस गली से निकलकर वो दोनों जिस गली में दाखिल हुए वहीं उसी गली में सामने फांसी पर सुल्तान सफ्तर था। हाँ, ये वही था। उसे निगाहें उठाकर सामने देखा और उसके सामने खड़ी थी। सुल्तान की आंखें फिर से नम हुई। उसे हाथ से अपने सफ़ेद स्वेटर से साफ किया और उसकी ओर आया। बर्फ से अटी गली में वो दोनों आस पास से बेनियाज एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। वो उससे खोकर दोबारा हासिल कर रहा था और सुखरूफ के लिए वो जंग के इख्तिताम से पहले मिलने वाला माल गनीमत था।
जबल धीरे से कदम पीछे लेता गया और भी कहीं किसी गली में गायब हो गया। सुल्तान उससे करीब खड़ा उससे बहुत कुछ कह रहा था और वो रो रही थी और सुल्तान उसके साथ रोया। वो उससे उसकी हैरियत दरियाफ्त कर रहा था। वो उसकी हैरियत पूछ रहा था। सब कुछ कटमट था सवाए उसके कि जंगें, इख्तलाफ, साजिशें और तह के चक्कर कोई भी कुछ भी उन दोनों के दरमियान नहीं आ सकता था। 10 साल पहले नहीं, आज नहीं और 10 साल बाद भी नहीं। 11 जनवरी सुबह 9:30 बजे। वो एक रिहायशी इलाका था जहाँ कितार दर कितार घर बने हुए थे। कहीं किसी घर से बच्चे दूध लेने बाहर जा रहे थे और कहीं घर के मर्द सुबह सवेरे अपने अपने कामों को निकल रहे थे। मुरीद उनसे फासले पर चल रहा था। वो उनसे पहले ही खतरे को सूंघ लेना चाहता था। हंसला और शादान एक साथ कदम उठा रहे थे। गली बेहद तंग थी। उस पे फिर जमी हुई बर्फ ने मजीद मुश्किलात पैदा कर दी थी। सर्दी की बढ़ती शिद्दत आसाब को जमा देने की सलाहियत रखती थी। जिसम में खुजाव बढ़ता जा रहा था। इस सारे वक्त में एक बार भी शादान की जरूरत नहीं हुई थी कि वो हंसला को मुखातिब कर सके। 3 साल के गिले शिकवे मलामत सब दूर चला गया। हालिया वक्त में अगर कोई मलामत के लायक था तो सैयद शादान का दिल चीख कर कहता था कि वो सैयद शादान ही है। चलते चलते वो यकदम एक जगह रुक गया था। हंसला अभी गली का मोड़ मुड़ती कि शादान ने तेजी से उससे अपनी तरफ खींचा। वो आवाज़ निकाल दी। इससे पहले शादान उसके मुंह पर हाथ रख चुका था। वो उसके कान के पास झुका। कदमों की आहट सुनो, वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। हंसला ठहर सी गई। कदमों की आवाज़ स्वाके बढ़ रही थी। शादान ने उसके चेहरे से हाथ उठाया और उसका बाजू छोड़ा और उसे आंखों ही आंखों में यहाँ से चलने का इशारा किया। हंसला ने चेहरे पे हाथ फेरकर खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की। रिवॉल्वर बैग से निकाला और अब वो दोनों दीवार के साथ लगकर मुख्तात अंदाज से दूसरी तरफ जा रहे थे बगैर आहट पैदा किए, चुपचाप धीरे धीरे। दूसरी तरफ बहराम के साथियों के सामने मुरीद खड़ा था। उनमें से एक कड़ी नसों से उसे देखते हुए आगे आया और पश्तों में उससे खुरकने लगा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमारे साथ नहीं आए थे? मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं आया। मैं ईसा और हंसला के साथ आया था और ये जगह 2 बार छान मार ली है। कहाँ गए वो बेगैरत? वो हथेली का मुक्का बनाकर अपने ही हाथ पर मारते हुए बोला। चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। दूसरा लड़का कुछ कुछ मुतमईन हो गया था। जोगी को अपनी पिटारी के सांप पे बड़ा एतबार हुआ करता है। ना वो डसेगा ना गैरों की सफ में शामिल होगा। जोगी बाज सफा भूल जाते हैं। इनहराफ अपने घर से शुरू होता है। मुरीद अब उनके साथ पलट रहा था। हंसला ने दीवार की ओर से उसे जाते हुए देखा। उन दोनों ने एक साथ जाना था और ट्रैकर शादान को मिल जाता। मुरीद ट्रैकर अपने हाथ पे बांधे वहां से जा रहा था। वो बेबसी से उसे जाते हुए देखती रही। हंसला के लिए जैसे मुसीबत कुछ और बढ़ गई थी। उसका दिल चाहा था चीख चीख कर रोए। प्लान के मुताबिक कुछ भी क्यों नहीं हो रहा था। आगे चले। हंसला थोड़ी देर बाद उसे देखते हुए पूछने लगी। शादान ने नफी में सर हिलाया। उसके अंदाज से कुछ बेहद मुख्तार सा था। वो मुरीद की बात का यकीन नहीं करेंगे। यहाँ दोबारा आएंगे। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। हंसला इख्तलाफ करना चाहती थी मगर उससे बलबूटों की धमक एक बार फिर उन्हें अपने करीब आती महसूस हुई। शादान ने उसका हाथ पकड़ा और तेजी से दीवार की ओर में हुआ। सामने एक ज़ेरे तामीर मकान था। वो अब छोटे मुख्तात कदम लेते हुए उस घर के अंदर दाखिल हो गए थे। सीमेंट, ईंटें, बजरी और बर्फ से अटा फर्श। मुझे नहीं मालूम था तुम एक प्रोफेशनल क्रिमिनल हो। वो उसकी हिकमत अमली पे जैसे जल करेगी। शादान मुस्कुराया था। मैं एक एंकर हूँ। जुर्म, मुजरिम, तरीका वारदात सुनता रहा हूँ। आज अमल करके देख रहा हूँ। वो चारों तरफ नजर घुमाकर कोई महफूज जगह तलाश कर रहा था। हंसला का हाथ अब तक उसके हाथ में था। मुझे तुम्हारे साथ आने की क्या जरूरत थी? तुम तो खुद आदि मुजरिम हो। चंद मिनट के अंदर अंदर मुख्तलिफ तरीके वारदात सिखा चुके हो। उससे हाथ से कमरे की तरफ इशारा किया। मैं क्रिमिनल हूँ और तुम मेरी मोरल सपोर्ट हो, मोटिवेशन भी हो। उससे गर्दन फेरकर अपने साथ खड़ी लड़की को देखा। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। और क्या? उससे शादान की गहरी आंखों में देखते हुए सवाल किया। कुछ नहीं, तुम ख्वामखा गुस्सा हो जाओगी। तुम मुझ पे बस गुस्सा ही होती हो। वो हंसकर बोला। हंसला ने उसके बाद कोई सवाल नहीं किया। वो दोनों आगे बढ़ाए और एक बगैर छत वाले कमरे में चले आए। यहाँ ईंटों का एक ढेर था जिसके ऊपर बड़ा सा प्लास्टिक डालकर उसे बर्फ से छुपाने की कोशिश की गई थी जो कि इस वक्त बाजाते खुद बर्फ से हटा हुआ था। एक तरफ पानी स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा बर्तन रखा था जो पानी की बजाय बर्फ स्टोर कर रहा था। वो उसी ईंटों के ढेर के पीछे आकर बैठ गए। शादान नजर बचा बचा कर सामने देखने की कोशिश भी करता था। सर शुगर की बर्फबारी रुक चुकी थी वरना इस वक्त उन दोनों के मुंजमद होने की कोई इम्कान थे।
वो अगले 10 सालों तक सर्दी नहीं देखना चाहता था। ये तय हुआ। सैयद शादान शाह, हमें एक शेल्टर मिल चुका है, हंसला कुछ जताने वाले अंदाज से बोली। हाँ, मिल गया है। वो इत्मीनान से बोला, फिर आलती पालती मारकर वहीं बैठ गया। फिर मेरा हाथ छोड़ने का कब तक इरादा है? शादान ने बेख्तियार चौंक कर देखा। वो हन्नूस उसका हाथ अपने हाथ में लिए हुए था। हंसला के लम्स में हिद्दत थी या फिर शादान को महसूस हुई। बहरहाल उससे धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। यकदम जैसे बर्फ आसपास जम गई हो। अगले कई पल खामोशी का राजा। शादान उसकी तरफ देखने से एतराज बरत रहा था। वो बस फर्श को देखे जा रहा था। बाहर लोगों के बोलने और कदमों की चाप की आवाज़ बढ़ गई थी। हंसला ने उसके अंदाजे की दुरुस्ती पर उसे सताइश से देखा, मगर वो अब भी बस फर्श को देखे जा रहा था। तुम्हें डर नहीं लग रहा अगर हम पकड़े गए तो? हंसला अपनी रिवॉल्वर की मैगजीन खोलते हुए बोली। नहीं, डर है, लेकिन इतना नहीं जितना जावर खड़ाने के पहले दिन था। फिर गुस्सा आ गया, फिर यहाँ से भागने की जल्दी। अब तो बस ठहराव है। कैसा ठहराऊं? उससे चंद बुलेट्स मैगजीन के अंदर डाली और मैगजीन वापस चढ़ा ली। शादान बेख्तियार सा उसके हाथों की हर हरकत देख रहा था। वो जब लिखती थी तब भी शादान उसके हाथों को देखा करता था। उसके हाथों की हरकत उसके अंदर की शराब, खुशी, हर जज्बे का पता देते थे। शादान ने जब आखिरी बार उसे देखा था, उसके हाथों में कलम था, आज बंदूक थी। दहर के इस बाप को शादान कभी भूलने वाला नहीं था, जिससे उसके महबूब इंसान को इस बुरी तरह बदल डाला था। तुमने बताया नहीं, कैसा ठहराऊं? वो उसे उसके ख्यालों से खींच लाई। शादान ने गहरी सांस ली, बाजू सीने पे बांध लिए और दीवार से टेक लगाए। यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि अपनी ज़िंदगी में बस भाग रहा था। ये करूँगा तो लोग ये समझेंगे, वो काम करूँगा तो लोग मेरे बारे में ये कहेंगे। सारी ज़िंदगी या तो पैसे के लिए जी या लोगों के लिए। और इस वक्त यहाँ इस घर में अगर मैं मर गया तो ना पैसा काम आएगा ना वो लोग। मैं ऐसे गुमनामी में नहीं मरना चाहता। एक पॉइंट आता है आपकी ज़िंदगी में जब आपको पता चल जाता है कि लोग कोई नहीं थे। जब समझ आ जाती है कि स्याही में आधी दुनिया साथ होती है, मगर जब आप वहाँ अकेले हों तब कोई नहीं आता। हंसला को यूं लगा जैसे वो अफसोस कर रहा हो। वो वाकई अफसोस ही कर रहा था, लेकिन शायद देर हो चुकी थी, शायद नहीं। हसन ने वहां से आज़ादी हासिल करने के लिए अपने बाजू पे गोलियां खाई। मैं सोच रहा हूँ अगर वो गोली उसके सीने पे लग जाती और वो मर जाता तो। तुमने ये सवाल हसन से नहीं किया? किया था। उससे धीरे से कहा। हसन ने कहा उसे मरने का खौफ नहीं है। उसने कहा एनीथिंग फॉर रेजिस्टेंस। उसकी आवाज़ मध्यम थी। हंसला को उसके नज़दीक आना पड़ा। मैंने उससे पूछा उसे मरने से खौफ क्यों नहीं आता। उससे कहा क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है, उस पर किसी के हकूक नहीं रखते। उसने कभी अपने तख्त से बेवफाई नहीं की। उसने रिश्वत लेकर सबूतों के साथ हेर फेर नहीं की। उससे लोगों के हकूक नहीं खाए। मैंने तो ये सब किया है। अगर मैं यहाँ मर गया तो। उससे तौक़ुफ़ किया, बोलना तकलीफ दे था। अब तुम क्या चाहते हो? वो नरमी से पूछने लगी। मेरे कुछ सवालात के जवाब क्या तुम दे सकती हो? तुम पूछ कर देखो, शायद दे दूं। वो लिखा रही थी, जवाब अगर ना आते तो बुन भी लेती। अल्फाज का दाना पाना मुश्किल नहीं था। इस सारे वक्त में शादान ने पहली बार गर्दन उठाकर उसे देखा था। हंसला उससे बदली हुई निगाहों से तक रही थी। बेजारी, अनका, बदनामी गायब। उसकी नर्म नसों ने शादान के दिल को मोम की तरह पिघला दिया था। दरमियान के कई साल दूर चले गए। यहाँ इस मुल्क में रिश्वत, झूठ, बददयांती, सिफारिश सब आम है। फिर एक मेरे ठीक होने से क्या ठीक होगा? चलो मान लिया कि मैं ठीक हो भी गया। मुझ जैसे हजार सही शादान ठीक हो गए, फिर फायदा? बाकी दुनिया तो रिश्वत लेती रहेगी, झूठ बोलकर, हक मारकर, पैसे खाकर आगे बढ़ती रहेगी। और अगर कोई पीछे रह जाएगा तो सिर्फ एक ईमानदार आदमी। दुनिया स्याही की रेस में आगे भाग रही है। सफेद रंग लेकर कौन कहाँ जाए? हंसला ने पलके झपकाकर उसे देखा था। हजरत उस्मान गनी मक्का के सबसे दौलतमंद शख्स थे। उन्होंने तो कभी झूठ, चोरी, रिश्वत का नहीं कमाया। फिर उन्हें वो मुकाम कैसे मिला शादान? वो ऊँटों का जमाना था हानि। वहां सादा सा लाइफस्टाइल था, आम सी जिंदगी थी। हम 1400 साल पहले के जमाने से रिलेट नहीं कर सकते। 4 शादियां 1400 साल पहले जायज हुई थी। नमाजें तभी फर्ज हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात उसी दौर में दी थी और कुरान भी 1400 साल पहले नाजिल हुआ था। वो ज़माना कभी भी हमारा माजी नहीं बन सकता। वो ज़माना हमारा हाल और मुस्तकबिल है। उस दौर में कुफ़ार शराब पीते थे, अब मुसलमान पीता है। उस दौर में साहनी ईसाई थे, तो मुसलमान हैं। कातिल यहूदी थे, तो अब मुसलमान।
जब मुजरिम अपने घर का हो ना, तो इंसान सजा नहीं जस्टिफिकेशन देता है। शादान पल के नहीं झपक सका। उसके मुंह पे जैसे खोलता हुआ तेल डाल दिया गया हो। वो कोई सादा जमाना ना था। उस दौर में भी कई बादशाह अपना पैसा अय्याशियों में झोंकते थे, बगैर निकाह के औरतें रखते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, मगर उनमें कसीर तादाद गैर मस्जियों की थी। लिहाजा मुसलमानों को वाज़िह फ़र्क का इल्म था। उन्हें मालूम था हमने ये करना है और ये नहीं। अब जब मुसलमान ही ये सब करने लगेंगे तो बुरा कहने वाले यहूदी और ईसाई तो नहीं होगा ना। उन दोनों के दरमियान खामोशी एक लंबा वक्फा आया था। शादान के पास चंद लम्हे कोई नए अल्फाज ना आ सके। बहुत देर बाद वो दोबारा बोला था। हक पे चलने वाले मारे जाते हैं हानि। सच्चे को अब बेवकूफ समझा जाता है और ईमानदार को लोग तमस्सराना निगाहों से देखते हैं। किसी न किसी को तो मुआशरे की स्टैंडर्ड्स बदलने पड़ेंगे ना। और आसान से बोली, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाने के लिए इसीलिए कहा गया था कि क्योंकि अल्लाह जानता होगा कि वो 1400 साल पहले वाला वक्त लौट आएगा। वक्त आ गया है शादान। अब एक रात चुनने की बारी है। वो राह जो उमर बिन हात्ता ने चुनी थी, या फिर वो राह जो उमर बिन हश्शाम ने चुनी थी। शादान खामोश हो गया। उसके पास जवाब देने को अब अल्फाज नहीं बचे थे। दीवार से टेक लगाए वो खाली खाली निगाहों से अपने सामने देख रहा था। वो महलों में ठाट बाट से रहने वाला शख्स था, आज गुलामों से बदतर हालत में यहाँ मौजूद था। महल चलकर यहाँ नहीं आए। वो पैसे में गर्क था, मगर आज वो पैसा इस कड़कते जाड़े में उसे किसी काम का नहीं था। लोगों की भीड़ भाड़ में रहने वाला शख्स अगर मर जाता यहाँ, तो जनाजे को 4 कंधे भी ना मिलते। तुमने इन 3 सालों में मुझे याद नहीं किया हानि। काफी देर बाद उससे यूं ही उसके चेहरे को देखते सवाल किया था। हंसला कई सानिये खामोश रही। किया था, वो बेहद आहिस्तगी से बोली। पहले बस याद किया, फिर जावरखड़ वाले मामले के बाद मैंने दुआ की थी। कि अल्लाह सैयद शाहदान को गारत करे। वो हंसकर बोला, मैंने दुआ की थी, अल्लाह सैयद शाहदान शाह को हिदायत दे। मैं अगर जिंदगी में उससे दोबारा मिलूं तो एक मुख्तलिफ इंसान हूँ। जावरखड़ी की सारी बर्फ जैसे शादान के दिल पे कोलों की सूरत आकर लगी थी। वो बेसांस दम साधे उसे तक रहा था। वो जिसकी मोहब्बत में शादान मुब्तला था, वो उसके लिए दुआएं करती रही थी। हर अदम तहफ़्फ़ुज़ गायब हो गया। शादान की मोहब्बत एक बूना लगने लगी। हंसला अहमद सई की मोहब्बत कई दर्जे आला थी। वो उसके लिए दुआ करती रही थी, और अगर की थी तो वो दुआ कबूल होने वाली थी। उसे अपने सामने बैठी लड़की कई दर्जे आला दिखाई देने लगी। 11 जनवरी, वक्त सुबह 10 बजे। तहखाने की कैद में ये उनका तीसरा दिन था। शायद यहाँ आसपास कोई मस्जिद थी जहाँ जुम्मा नमाज का खुतबा दिया जा रहा था। न चाहते हुए भी उनके कान उसी तरफ लगे थे। आज के मुसलमान को लगता है कि वो झूठ वो नहीं बोलेगा तो उसका सामान बिकेगा नहीं, नाप तोल में कमी नहीं करेगा तो पैसा नहीं बना सकेगा। उनसे कोई ये पूछे कि 1400 साल पहले जब दीन के मुकम्मल होने पे हलाल और हराम का फर्क वाजिया कर दिया गया था, तब तुम होते कौन हो सवाल उठाने वाले। अगर कारोबार झूठ से बढ़ रहा है तो तुम कम कमाओ, लेकिन झूठ ना बोलो। नाप तोल से फायदा हो रहा है तो तुम्हें चाहिए कि बेफायदा हो। क्यों? क्योंकि यह आर्जी है। पैसा, दौलत, दुनिया, आसाइश से सब छूट जाएगा। असल जिंदगी उसके बाद शुरू होगी। असल घर जन्नत जहन्नुम में से चुनना है। क्या तुम इतने बागी हो कि आखिरत के बदले दुनिया लेना चाहते हो? असीर पहलू पर तलने लगे थे। उन्होंने जाहिर किया कि उनके कान बंद हैं और ये सब नहीं सुनना चाहते थे। दुनिया की मोहब्बत ने उनके दिल स्याह कर दिए थे। उजाला अब आंखें नाबीना किए देता था। सुल्तान सफ्दर के हाथ में मौजूद घड़ी अब एक सीधा रास्ता दिखा रही थी, एक सीधी लाइन, और उस लाइन के अख्ताम पे सब स्टिक उनकी मंजिल। बस वो एक इमारत, यहाँ ज़्यादा घर नहीं थे। इक्का दुक्का मकान दूर दूर से नजर आ जाता था। हर तरफ ऊंचे लंबे दरख्त थे। अब जरा आगे जाकर बिलाकर एक रिहायशी इलाका था। वो बार बार अपने साथ चलती सुखरूख को देख रहा था। उससे डर था वो उसे खो देगा। जावरखड़ ने सुल्तान के दिल के साथ बड़ा बुरा किया था। क्या लगता है बाकी सब चले गए होंगे? बर्फ पे चलते चलते सुखरूख ने सवाल किया। नहीं, जबरीज के जूतों की वजह से उसके टांके उधड़ गए होंगे। अगर नहीं भी उधड़े तो मुसलसल 3 घंटे नहीं चल सका होगा। बर्फबारी 2 घंटे पहले रुकी थी। यहाँ ये उनके बूटों के निशान है, ना किसी किस्म के घसीटे जाने के। वो दोनों यहाँ नहीं आए, यानी वो दोनों अब भी जावरघर से नहीं निकले। ये भी हो सकता है कि जहाँ उनके हिस्से की सुरंग खत्म हुई हो, वहां से यहाँ तक का रास्ता बहुत छोटा हो। वो मुसलसल अपनी घड़ी को देख रही थी। मंजिल करीब थी। दिल को खुश होना चाहिए था, मगर वो नहीं हुआ।
वो यहाँ रुकने की तावीली कर रही थी। हम सबके ट्रैकर में 3 घंटे का सफ़र था। हम सबके बैग्स में सामान मुख्तलिफ, लेकिन खाने की मिकदार एक ही थी। यानी उनका फासला भी उतना ही है और रास्ता भी। तुम यहाँ से जाते ही कल कागजात नामजदगी जमा करवाओगे? 2 घंटे से रुकी हुई बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई थी। वो कभी मकानों की ओट में हो जाते, कभी दुकानों के छज्जे तले। मैं यहाँ से आज नहीं जा रहा। वो जिस नॉर्मल अंदाज से बोला था, सुखरूफ इतना ही डटी थी। मैं जब तक अपने दोस्तों को अपने सामने यहाँ से जाते हुए ना देख लूँ, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और मैं तुम्हारे इस अमल को क्या नाम दूं? वो बिगड़ कर बोली। इंसानियत, बहादुरी, क़यादत, तीनों में से जो बेहतर लगे। उससे कंधे उचकाए। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, लेकिन अकेला नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल जिन लोगों के साथ गुजारे हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। बुज़दिल नहीं हूँ, बेगैरत भी नहीं। यहाँ से जाऊँगा तो अपने 4 लोगों को लेकर जाऊँगा, वरना 4 कंधों पे जाऊँगा। वो फैसला कर चुका था और उसके अंदाज से वाज़ह था ये फैसला अभी नहीं हुआ। सुखरू की आंखों में बेख्तियार नमी उमड़ आई। सुल्तान होंठ काटने लगा था। कुछ था जो उसके दिल में कांटे की तरह छुपा था और उससे निकालते हुए तलवार चुभने की सी तकलीफ होती थी। बहुत सोचा मैंने, बहुत ज़्यादा। कोई दलील नहीं है जो जुल्म और मजलूमियत के दरमियान कुछ तीसरा ले आए। कोई दावा नहीं है जिससे मैं जावरखड़ को झूठा करार दूँ। झूठा, करप्ट, मक्कार, सब हूँ मैं, जालिम नहीं हूँ। ये सब हमने नहीं किया सुल्तान, हमारा कोई कसूर नहीं है, हम जालिम नहीं। जुल्म के खिलाफ ना बोलने वाला भी जालिम है और सहने वाला भी। इस्लाम हमें जुल्म की मजम्मत सिखाता है और दुनिया मसलिहत। उसे तलखी से सर झटका। और मसलियत में सुकून है। बाहुदा वो बस कह रही थी, बस कुछ सवाल पेश कर रही थी, वरना उसकी नज़रें अब मंजिल की सब्ज़पत्ती से हट चुकी थी। वो दिल की आवाज़ में लब्बैक कह चुकी थी। उसे यहाँ से नहीं जाना था। ये सुकून वक्ती है, ये जिंदगी भी आरजी है। पुलिस रात पे खड़े होकर अगर मेरा पाँव इन मुजालिम पे ना बोलने की वजह से फिसल गया तो रोज़े महशर सारी कायनात के सामने, अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ऐसी सबकी से डर लगता है मुझे। अब के सुखरूफ कुछ न बोली। बर्फ हर ओर सफ़ेद चादर तान रही थी। अमन की या मौत की कौन जाने। वो चलते हुए बस सुल्तान को सुनती रही। मैं जबल हान से दोबारा मिलूंगा, उसे एक प्लान समझाऊंगा। इस वक्त मेरे पास पावर्स नहीं, लेकिन मैं उसे यकीन दिलाऊंगा कि पावर्स आते ही मैं जावरखड़ का हक अदा करूंगा। मैं सब फिक्स कर दूंगा, तुम यहाँ से जाओ। ज़ुखरूफ चलते चलते एक जगह ठहर गई थी। सुल्तान को भी उसके लिए रुकना पड़ा। वो उससे देख रही थी। सुल्तान हमेशा उससे ही देखा करता था। कुछ चीज़ें उन दोनों के दरमियान कभी नहीं बदल सकती थीं। मैं नहीं जाऊंगी। सुल्तान के लिए अल्फाज हैरान कुन नहीं थे। हाँ, ये फैसला उसे उसका दिल भी सुना चुका था। जी, ये सुनहरी मौका है इस रेड ट्रैप से निकलने का। इससे बेहतर कोई और मौका मर कर भी नहीं मिलेगा। तुम्हें जाना होगा, मैं बाकियों को लेकर आ जाऊंगा। तुम जाओ, मुझे यहाँ छोड़ दो। उसकी आंखों में पानी भरने लगा। सुल्तान के सीने में कोई दर्द सा उठा था। मैं तुम्हें छोड़ ही तो नहीं सकता। 10 साल पहले भी तो छोड़ दिया था।